पंचायत में इन लोगों ने भी मौलवी साहब को गांव की मस्जिद से फारिग करने का हुक्म दिया था, जो शायद ईद की नमाज के लिए भी कभी मस्जिद नहीं गए थे। मौलवी साहब का जुर्म ये था कि मौलवी साहब एक बेवा औरत जिसकी जवान बच्ची थी, इसके घर रात का खाना पहुंचाने गए थे। मेरा नाम तलाल अकबर है। मैं एक आलिम दीन हूँ। मैं सुबह पंजाब के इलाका बुरे वाले के करीब एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देता था। सुबह और नमाज असर के बाद बच्चों को कुरान करीम की तालीम भी देता था। मेरी बीवी ने भी आलमा फाजला का कोर्स कर रखा था। वो गांव की छोटी बच्चियों को नाजरा कुरान पाक और बड़ी लड़कियों को कुरान पाक की तर्जमा व तफसीर पढ़ाती थीं। मस्जिद के बिल्कुल पड़ोस में एक बेवा औरत अपनी नौजवान बच्ची के साथ रहती थी। औरत का नाम फतेह बीबी, जबकि इसकी बेटी का नाम नूर ज़ारा था। वो दोनों माँ बेटियाँ लोगों के घरों में काम करती थीं। एक बार जब फतेह बीबी की बेटी मस्जिद के बगल में मौजूद कोठी में सफाई का काम कर रही थी, तो कोठी के मालिक ने इसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाना चाहा, मगर नूर ज़ारा जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर कोठी से भाग निकली। कोठी के मालिक ने अपनी बदनामी के डर से नूर ज़ारा और इसकी माँ फतेह बीबी पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस को जब पता चला कि जिस औरत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है वो एक गरीब बेवा औरत है, तो पुलिस इसी वक्त एक्शन लेते हुए मुलाजमा को गिरफ्तार करने पहुंची और वहशी दरिंदों की तरह यतीम बच्ची और बेवा औरत पर पुल पड़ी। मुझे पता था पुलिस गांव के किसी वडेरे या चौधरी का लिहाज तो करेगी, मगर एक शरीफुल नफ्स आलिम दीन का कभी लिहाज नहीं करेगी। मगर फिर अल्लाह ताला के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए मैं जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। पुलिस को अपना तारुफ दिया और बेवा औरत के बारे में बात करने ही लगा था कि पुलिस वाले ने मुझे कह दिया, तू जितना ईमानदार है सब जानता हूँ। ये औरत बस नाम की बेवा है, रोज़ तेरे पास रात गुजारती है। तूने तो इसे इद्दत में भी नहीं बख्शा था। साथ ही पुलिस वाले ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और फतेह बीबी को बालों से पकड़ कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और ले गए। फतेह बीबी की बेटी रोती धोती नंगी पैर पैदल चलकर माँ के पीछे थाने पहुंची और माँ को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों की मिन्नतजारियां करते हुए हाथ जोड़ने लगी, पाँव पकड़ने लगी। मगर पुलिस ऑफिसर ने इस कोठी के मालिक सेठ सफदर का नाम लेते हुए इंतहाई कमीनगी और मायनी खेज अंदाज में कहा कि अगर माँ की सलामती चाहती हो तो जा सेठ को राजी कर। ज़ारा नूर पुलिस वालों की बात सुनकर रोते धोते घर वापस आ गई तो मेरी बीवी ज़ारा नूर के पास पहुंची। ज़ारा नूर ने मेरी बीवी को सारी बात से आगाह किया और साथ ही रोते हुए बताया, अगर सेठ सफदर इसकी माँ को पुलिस से छुड़वाने की ज़मानत दे तो वो सेठ सफदर के हाथों अपनी इज्जत लुटवाने को तैयार है। मेरी बीवी ने ज़ारा नूर को तसल्ली दी और कोई कदम उठाने से मना करते हुए मेरे पास आई, मुझे सारे हालात से आगाह किया। बीवी के मुँह से फतेह बीबी और इसकी बेटी के हालात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। अपनी बीवी के कहने पर मैंने बड़े मुफ्ती साहब से बात की और इनको इस बात का हल्फ दिया कि फतेह बीबी बेकसूर है। मुफ्ती साहब ने कोशिश करके फतेह बीबी पर से मुकदमा खारिज करवा दिया। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों से उम्मत मुसलमा की एक बेटी एक दरिंदे की हवस का निशाना बनने से बच गई। फतेह बीबी बुरी हो गई, मगर सेठ सफदर फतेह बीबी और इसकी बेटी को छोड़कर मेरे मुखालिफ हो गया। मैंने फतेह बीबी और इसकी बेटी को लोगों के घरों में काम करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि हम दोनों मियाँ बीवी को रोज़ मोहल्ले का कोई ना कोई घर खाना देता है, हम वो खाना आपको भिजवा दिया करेंगे, आप लोग घर में रहें। फतेह बीबी ने मेरी इस बात से मुत्तफिक तो हो गई, मगर फिर भी दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत रही तो मैंने इन दोनों माँ बेटियों को माकूल तनख्वाह पर मस्जिद और मदरसे की सफाई की जिम्मेदारी दे दी। इन दोनों माँ बेटियों ने खुशी खुशी जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बार मोहल्ले में जिस घर के ज़िम्मे आज रात का खाना था, इस घर से खाना लेट हो गया और इशा की नमाज के बाद मिला। मैंने अपनी बीवी को कहा कि खाना फतेह बीबी और इसकी बेटी को दे आओ, मगर मेरी बीवी ने थके होने की वजह से मुझसे माजरत कर ली तो मैं खुद खाना देने फतेह बीबी के घर चला गया। जब खाना देकर निकल रहा था तो सेठ सफदर ने मुझे देख लिया और शोर मचा दिया कि मेरे फतेह बीबी और इसकी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये बात इतनी बड़ी कि मामला पंचायत तक जा पहुंचा। सेठ सफदर चूंकि एक पैसे वाली पार्टी था, लिहाजा पंचायत में सब लोग इसकी मर्जी की थे। पंचायत में मौजूद लोगों में से सिवाय 3 बंदों के और कोई भी नमाजी नहीं था। यहाँ तक अक्सर तो ईद पर भी नमाज पढ़ने नहीं आते थे,
मगर इन 3 नमाजी लोगों को निकालकर बाकी सब ने मिलकर मुझे बदकिरदार और जानी करार देते हुए मस्जिद की इमामत से फारिग करने के अलावा गांव से निकालने की भी राय दी और अक्सरियत राय से पंचायत ने मुझे मस्जिद और गांव से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मैं अपनी बीवी को लेकर कहना शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने सुबह के वक्त कपड़े की दुकान पर काम शुरू कर दिया, जबकि शाम के वक्त मैं और मेरी बीवी बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देते वक्त गुजरता रहा। मुझे कपड़े की समझ आती गई तो मैंने कपड़ा खरीद कर मोटरसाइकिल पर फेरी करके मुनासिब मुनाफे के साथ कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने कपड़े की दुकान डाल ली और फिर कपड़े की एक पूरी मार्केट बना ली जिसमें हर क्वालिटी और हर ब्रांड का कपड़ा मिलता है। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी मैं हर महीने मुनासिब खर्च फतेह बीबी और इसकी बेटी के लिए मुनासिब रकम भेजता रहा। जूं जूं मेरा कारोबार बढ़ता गया, मैं फतेह बीबी और इसकी बेटी का माहाना खर्च भी बढ़ाता गया। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी लाहौर, सियालकोट और सरगोदा में कपड़े की मार्केट्स हैं, मगर मैं फिर भी रोज़ शाम को अपनी बीवी के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त कुरान पाक की तालीम देता हूँ, तर्जुमा तफसीर पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। कुछ साल कबल फतेह बीबी ने मुझसे बेटी की जहेज़ के लिए कहा तो मैंने घर में मौजूद 2.5 लाख रुपए उठाकर फतेह बीबी को पहुँचा दिया और जल्द ही मजीद रकम देने का भी वादा किया। फतेह बीबी सीधी सादी भोली औरत थी। सेठ सफदर की चौकीदारी ने सस्ता जहेज खरीद कर देने के नाम पर फतेह बीबी से सारे पैसे हथिया लिए। जब फतेह बीबी को पता चला कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है तो इसने अपनी बेटी को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया था। जब गांव वालों को इनकी मौत की खबर हुई और इनकी मौत की खबर चलती चलती सेठ सफदर के पास पहुंची तो इसने बताया मौलवी तलाल अकबर के साथ फतेह बीबी की बेटी ज़हरा नूर के नाजायज़ ताल्लुकात थे और ज़हरा नूर मौलवी तलाल अकबर के नाजायज़ बच्चे की मां बनने वाली थी। जब ये बात फतेह बीबी को पता चली तो इसमें गांव वालों का सामना करने की हिम्मत ना हुई। इसने अपनी बेटी को मारकर खुदकुशी कर ली। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद सेठ सफदर ने झूठ मूठ के 2-3 आलिम दीन का नाम लेते हुए बताया कि उन्होंने इस हालत में इनका जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं। 24 घंटे इनकी लाशें घर में पड़ी रहीं। आखिर किसी नेक दिल आदमी ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस दिन पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी, इसी दिन मैं मजीद 2.5 लाख रुपए लेकर फतेह बीबी को देने इसके घर पहुंचा तो गांव वालों की ज़बानी मुझे सारी वारदात का इल्म हुआ। मैंने अपने कारोबारी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए खुद को फतेह बीबी और इसकी बेटी का वारिस लिखवाया। इनका पोस्टमार्टम करवा कर लाशें तहवील में ली, इनको लेकर अपने घर आया। यहाँ फतेह बीबी के जनाजे का ऐलान मेरी बहन के नाम से हुआ और कसीर तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। जनाजे के बाद पुलिस की मदद से मैं लाशों के साथ फतेह बीबी के गांव के मकामी कब्रिस्तान पहुंचा और वहीं ज़हरा नूर के वालिद साहब के पहलू में कब्रें खुदवा कर दोनों माँ बेटियों को दफन कर दिया। मैंने कुछ अरसे कबल फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल भी खरीद ली और इस मकाम पर अल्लाह ताला ने मुझे फतेह बीबी के साथ की गई नेकी के बदले में पहुंचाया है, जबकि सेठ सफदर को इसकी औलाद ने घर से निकाल दिया है। वो गलियों में भीख मांगता है। कुछ दिन पहले मुझे मिला था तो मैं भी इससे साथ ले आया और अपने मिल का सिक्योरिटी इंचार्ज लगा दिया। बूढ़े ज़ईफ़ सेठ सफदर को मैंने बेहतरीन अंदाज में रखा हुआ है, प्रोटोकॉल वाली मुलाजमत दे रखी है, मगर इसके बावजूद भी फतेह बीबी, इसकी बेटी और मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से सेठ सफदर के सामने जाने या इससे बात करने को मेरा दिल नहीं करता।